Hello students, today we will start with the 11th class unit number 3, laws of motion. Okay, this is the lecture first of +1 class. In this, we start with the first topic, that is force. Force, it is an external effort by which we change the position of an object or try to change the position of an object. Okay, force, it is an external effort. It is an external effort by which we can change or try to change the position of a body. Okay, this is the definition of force. ओके, किस प्रकार से ये किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है. फॉर एग्जांपल, मैंने आपकी तरफ एक बॉल को थ्रो कर दिया, आपने उसको कैच कर लिया. कैच करने से क्या हो गया? कैच करने से क्या होगा? वो रेस्ट में आ जाएगा. पहले किसमें था? मोशन में. तो मोशन से रेस्ट में आ गया. क्या हो गया? उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई. ठीक है, ये मेनली स्टेट चेंज करता है. मान के चलो रेस्ट में है कोई बॉडी, तो रेस्ट से मोशन में चेंज कर सकता है. मोशन में है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है और डायरेक्शन चेंज कर सकता है. ठीक है, फुटबॉल रखी हुई है, एक प्लेस पर फुटबॉल रखी हुई है और कोई उसमें किक लगा देता है, तो क्या होगा? वो फुटबॉल रेस्ट से मोशन में आ जाएगा. ओके, इसमें स्टेट चेंज हुई है, रेस्ट से मोशन. अगेन मान के चलो आपकी तरफ कोई बॉल थ्रो करता है, तो आप क्या करोगे? उसको कैच कर लेते हैं जिससे कि वो मोशन से रेस्ट में आ रहेगा. तीसरा डायरेक्शन चेंज. कई बार क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पर प्लेयर है, वो इस बॉल को इधर किक लगाता है, आगे यहाँ नेक्स्ट प्लेयर है, वो इसमें किक लगाता है और अब बॉल ऐसे जाने लगती है. तो पहले जो बॉल थी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. यानी कि क्या हो गया? पोजीशन चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गई. तो ये तीनों के तीनों किसकी वजह से पॉसिबल है? फोर्स की वजह से पॉसिबल है. आई बात समझ में कि फोर्स वह एक्सटर्नल एफर्ट है जिससे हम किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं स्टेट को चेंज करने की और पोजीशन चेंज कर सकते हैं. यहां पे हम और स्टेट भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ इतना कंप्लीट हो गया. उसके बाद में ये एक्ट किस किस फॉर्म में होता है? ये एक्ट होता है पुश की फॉर्म में, पुल की फॉर्म में. पुश, हम किसी बॉडी को पुश करते हैं तो भी फोर्स एक्सर्ट होता है, किसी बॉडी को पुल करते हैं तो भी फोर्स एक्सर्ट होता है. मेनली इन दो केसेस में, इन दो फॉर्म में ये एक्ट होता है. बाकी तो बहुत है, स्ट्रेच है, स्क्वीज है, तो ऐसे काफी टर्म्स हैं जिसमें ये फोर्स क्या होता है? एक्ट होता है इन फॉर्म से. उसके बाद में अब आगे बेटा हम अभी जो हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, तो इसमें हम पढ़ पा रहे थे मेनली कि जब तक हम किसी बॉडी को टच नहीं करेंगे, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक उस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रही थी. क्यों? जैसे कि मैंने डायरेक्शन वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक प्लेयर बॉल को थ्रो करता है, सेकंड प्लेयर की तरफ किक लगाता है और वहां से क्या करता है? दूसरा प्लेयर उस बॉल में किक लगाता है, तब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. इट मींस सेकंड प्लेयर ने उस बॉल को क्या किया? टच किया, कांटेक्ट में लाया, तब जाकर क्या हुआ? उस पर फोर्स एक्सर्ट हुआ उस बॉल के ऊपर, तभी उसकी डायरेक्शन चेंज हुई. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम किसी बॉडी को टच ही करें तभी उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा. कुछ ऐसे
फोर्स भी हैं जिनमें बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो चार्जेस के बीच में एक्ट होता है। मान के चलो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, और ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। आई बात समझ में? ऐसे ही दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करें, ये तो आपने जनरली करके भी देखा होगा कि एक मैग्नेट यहाँ पे रखी हुई है, दूसरी मैग्नेट को हम यहाँ से लेके आते हैं, तो यहाँ पर देखो पहले स्टार्टिंग में एक मैग्नेट यहाँ पर है, एक मैग्नेट यहाँ पर है, ये दोनों अपनी अपनी जगह रखी हुई है, एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स अटैक नहीं कर रही है, लेकिन मैं इसको इसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ इस मैग्नेट को छोड़ा तो मैंने देखा कि ये अचानक से इसके साथ अट्रैक्ट हो गई, अचानक से ये यहाँ पहुंच गई अपने आप नहीं पहुंची है, वो किसकी वजह से पहुंची है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट हुआ था, लेकिन अभी तक इन्होंने एक दूसरे को टच भी नहीं किया था, फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं बनाया था, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स होते हैं कि जिनमें बॉडी को टच करने की, फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी ये फोर्स एक्सर्ट होते हैं। उसके बाद में फोर्स जो है वो एक बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद में इसकी एसआई यूनिट जो होती है बेटा वो न्यूटन होती है, क्योंकि इसाक न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत महान साइंटिस्ट था, जिसने इस फोर्स के बारे में बताया था, इसलिए उसके नाम से ही फोर्स की यूनिट का नाम पड़ गया। उसके बाद में बेटा इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला वो होता है mlt माइनस 2। क्या होता है? mlt माइनस 2। ये जो न्यूटन है ना बेटा, इसकी दूसरी यूनिट, इट मींस 1 न्यूटन को हम इक्वल लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि आप याद रखना जो हमारी ये डायमेंशन बनी है वो इसके आधार पर बनी है। केजी की पावर 1 है, एम की पावर 1 है, एस की पावर -2, तो के की पावर -2 है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं बेसिकली आपने फोर्स अब तक पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ये क्या होता है? इस पे देखिए, मान के चलो ये एक ए बॉडी है, इस पर कोई फोर्स ये F1 लगा रहा है, इधर से कोई, इधर से F2 फोर्स एक्ट हो रहा है, इधर से F3 हो रहा है, और इधर से कोई फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर F4। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि टोटल फोर्स ऑन बॉडी ए, कि ए बॉडी पर टोटल फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 फोर्सेज यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं, तो टोटल फोर्स क्या होगा? इन 4 फोर्सेज को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और मान के चलो यहाँ पे 5 फोर्स होते तो +4 F5 कर देते, तो इट मींस ये जो होता है आपका, यही होता है एन फोर्सेज के केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेज होता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप? मान के चलो एक नेक्स्ट केस है कि इफ वी हैव ओनली 2 फोर्सेज, इफ वी हैव ओनली 2 फोर्सेज, केवल हमारे पास 2 फोर्सेज हैं and acting at an angle theta with each other, और वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाए हुए हैं? थीटा है। मान के चलते हैं भैया कि 1 फोर्स ये रहा F1 और सेकंड फोर्स ये रहा F2, और यहाँ पे एक्ट हो रहा है, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। अब वो आपसे कहता है कि भाई इनका रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट फोर्स बताओ, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हम मान लेते हैं F,
ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये आता है F1। तो इस F को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बेटा ये जो फॉर्मूला है हमारा वेक्टर से लिया हुआ है, ये हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज करते हैं, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज करते हैं सेकंड में। उसके बाद में ये आपका क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं, एक थ्योरम होती है लैमिज थ्योरम। लैमिज थ्योरम लैमिज थ्योरम क्या कहती है? इफ देयर आर थ्री फोर्सेस, इफ देयर आर थ्री फोर्सेस, कितने फोर्सेस हैं भैया? थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट वन पॉइंट, और एक ही पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। और वो क्या है? इक्विलिब्रियम में भी है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो बैलेंस्ड है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जो है पहले जैसा ही है। मान लेते हैं कि ये है वो पॉइंट, ये F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, ये थ्री फोर्सेस हैं, और ये दूसरे के साथ एंगल बनाए हुए हैं। ये एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा, ये बीटा और ये गामा। वो कह रहा है यदि तीन फोर्सेस हैं एक पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम है, तो उस दौरान ये होती है आपकी लैमिज थ्योरम, पाई माइनस अल्फा F2 अपॉन में साइन पाई माइनस बीटा F3 अपॉन में साइन अल्फा माइनस गामा। तो ये होती है आपकी लैमिज थ्योरम। लेकिन ये केवल कब एप्लीकेबल है? जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कि तीन फोर्स हैं और वो एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कि मतलब जिस बॉडी पे वो, जिस पॉइंट पे वो एक्ट हो रहे हैं, कि वो पॉइंट लगातार वहीं पर है, उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ओके, लैमिज थ्योरम के बाद में आगे हम कुछ फोर्सेस की तरफ बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है वेट। वेट क्या होता है? तो भैया वेट वह फोर्स होता है जिसकी वजह से अर्थ हर किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जो है मार्कर मेरे हाथ में है, गलती से छूट गया, क्या होगा इसके साथ? हाथ से गलती से छूट गया तो क्या होगा इसके साथ? नीचे ही तो गिरेगा। नीचे क्यों गया? इस बॉडी के वेट की वजह से। ठीक है, तो वेट समझ आ गया होगा। वेट इज ए फोर्स by which earth attracts everybody towards it। ओके, तो वो क्या होता है? हमारा वेट होता है। वेट को हम क्या और बोलते हैं? इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गया होगा। वेट क्या हुआ? वेट इज ए फोर्स, इज ए टाइप ऑफ फोर्स by which earth attracts everybody towards itself। ओके, नाउ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो मैं अभी बता रहा था आपको कि कांटेक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस इन विच वन बॉडी कांटेक्ट विद अनदर बॉडी। जब तक एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगी, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, टच नहीं करेगी, तब तक फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। ये मार्कर टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, जब तक मैं अपनी उंगलियों से इसको टच नहीं करूंगा तब तक मैं इसको उठा नहीं सकता, जब तक मैं इसको लिफ्ट नहीं कर सकता। तो दिस इज ए कांटेक्ट फोर्स। ओके, दिस इज ए कांटेक्ट फोर्स। आ गया होगा समझ? फुटबॉल रखी हुई है, जब तक आप उसको किक नहीं लगाओगे, पैर से टच नहीं करोगे, तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। वो भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स के टू टाइप्स हैं, एक नॉर्मल फोर्स है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है। एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन से होते हैं? मान के चलो ये कोई बॉडी है और ये एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमेशा उस बॉडी के परपेंडिकुलर एक्ट होता है।
क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्ट होता है। और नॉर्मल फोर्स से हमें पता चलता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को कितने फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करे हुई है। मान के चलो टेबल पर एक तो ये मार्कर रखा हुआ है और दूसरी जगह टेबल पर एक स्टोन रखा हुआ है। आप क्या करोगे, सबसे पहले लिफ्ट करते हो मार्कर को, बड़े आराम से कर लोगे, लेकिन जब आप स्टोन को, बड़े स्टोन को जब आप लिफ्ट करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा फोर्स? क्योंकि आप समझ गए हैं कि स्टोन ने टेबल को ज्यादा फोर्स के साथ, ग्रेटर फोर्स के साथ एक्सर्ट किया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करे हुई है। ओके, नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। इसमें भी जब तक एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स होते क्या है कि ये वे अपोजिंग फोर्स होते हैं जो बॉडी के मोशन का अपोज करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से ही आजकल क्या किसका यूज करते हैं, टायर का जो यूज करते हैं वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स समझ आ गए होंगे। ये फोर्स होते हैं जो एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन का अपोज करते हैं। उसके बाद में आता है टेंशन। टेंशन के बारे में बात करते हैं। मान के चलो भैया कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग टाइड की हुई है, बांधी हुई है, टॉट की हुई है यहाँ पर, और मैंने इसको सिंपली ऐसे छोड़ा हुआ। तो आपको पता है कि ये जो स्ट्रिंग होगी ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से रहेगी, बिल्कुल सीधी नहीं होगी, लूज होगी हल्की सी। तो अभी इसमें टेंशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन मैं इसके इस एंड पर कोई वेट mg टाइट कर देता हूं तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि अब इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। टेंशन का मतलब होता है तनाव। किसी भी बॉडी में टेंशन प्रोड्यूस होने का मतलब है उसका स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद में स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कौन से होते हैं, स्प्रिंग फोर्स पर जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं, किसी भी स्प्रिंग के ऊपर जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो उस फोर्स का क्या करती है, रेजिस्ट करती है, उसका अपोज करती है। मान के चलो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस पे हमने यहाँ पे वेट 5 kg लिया पहले, तो क्या होगा, ये एक्सटेंड होगी, खुलेगी। अगले केस में क्या होगा, 5 kg की जगह हमने 10 kg ले लिया बेटा, तो अभी क्या होगी, एक्सटेंड होगी, लेकिन इस केस में ज्यादा एक्सटेंड होगी इस केस की अपेक्षा, क्योंकि इस केस में क्या है, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कहां, डाउनवर्ड। तो यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x, ठीक है। तो F इज इक्वल टू माइनस kx, ये एक फॉर्मूला होता है स्प्रिंग फोर्स का। k यहाँ पे जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है बेटा। स्प्रिंग फोर्स समझ आ गया होगा कि जब भी हम किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं सबसे पहले उसका क्या करते हैं, रेजिस्ट करती है, अपोज करती है। फिर उसके बाद में आप जितना ज्यादा लोड उस पे एक्सटेंड करोगे, टाइट करोगे, वो स्प्रिंग उतनी ज्यादा क्या होती चली जाएगी, एक्सटेंड होती चली जाएगी। तो इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स पढ़ी हैं आगे। दिस इज द लेक्चर नंबर 1। ओके।